तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम इस वीडियो में करेंगे अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका क्या नाम था, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र सबसे पहले समझ लेते हैं कि मानव नेत्र क्या है। इसमें एक छोटे से क्या है, टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, समझना है। तो पहले समझते हैं मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र एक बॉल के समान संरचना होती है। तो जो हमारा मानव नेत्र है किसकी संरचना होती है, तो एक बॉल, एक गोले के समान क्या होती है, संरचना होती है, जिसका व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। तो जो ये हमारा मानव नेत्र दिया हुआ है, ये क्या है, एक बॉल के समान संरचना होती है और इसका व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर। तथा यह सुग्राही ज्ञानेंद्रिया है। ये कैसी ज्ञानेंद्रिया है, तो सुग्राही। समस्त ज्ञानेंद्रियों में आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। तो आपको पता होगा कि हम ज्ञानेंद्रिय हमारे अंदर कितने होती है, तो 5। कौन कौन, तो आँख, कान, नाक, जीभ और क्या होती है, त्वचा। तो उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी ज्ञानेंद्रिया है, तो आँख। ज्ञानेंद्रिया क्या होती है, वैसी इंद्रिया जो हमारे क्या करती है, पर्यावरण का ज्ञान कराती है कि हमारे पर्यावरण में चल क्या रहा है, कैसा सुगंध आ रहा है, ठंडा है कि गर्म है, क्या सुनाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ज्ञानेंद्रिय द्वारा हमें पता चलता है। तो इसमें इसी में बोल रहा है कि ज्ञानेंद्रिय सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, इसमें हम अपने चारों ओर के संसार को देख सकते हैं। तो जो ज्ञानेंद्रिय होती है, इसी की वजह से हम क्या करते हैं, अपने पूरे संसार को देख पाते हैं। तो ये आँख का फिगर दिया हुआ है। तो ये आँख का जो फिगर है, इसमें सभी चीज़ें क्या दी हुई है, ये दिया हुआ है दृष्टि पटल, इधर दिया हुआ है दिक तंत्रिका। यही दिक तंत्रिका क्या करती है, मस्तिष्क तक सारी सूचनाओं को क्या करती है, प्रदान करती है। और यहाँ से है नेत्रोद, क्रिस्टलीय लेंस। ये जो है क्रिस्टलीय लेंस का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे नेत्रोद है, फिर यहाँ पे पुतली दिया हुआ है, परितारिका, स्वच्छमंडल। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे आँख का भाग है। कौन कौन सा, क्रिस्टलीय लेंस, नेत्रोद, पुतली, परितारिका, स्वच्छमंडल, दृष्टिपटल, कक्षाप द्रव। ये जो हमारी आँखों में पानी भरा होता है वो उसका क्या नाम होता है, तो कक्षाप द्रव। ठीक है, कक्षाप द्रव। और यहाँ जो पेशियाँ होती है, इसका क्या नाम होता है, तो पक्षमाभी पेशियाँ। हम एक एक करके समझते हैं इन सब के बारे में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्या दिया हुआ है कि कॉर्निया या स्वच्छमंडल। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था आँख में जितने सारे चीज़ें थी, वो सारी चीज़ों में हम लोगों ने अभी किसके बारे में पढ़ना है, तो कॉर्निया या स्वच्छमंडल। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर आंखों में प्रवेश करती है। तो जो हमारी आंख होती है उसमें एक पतली झिल्ली होती है, उसी से होकर क्या करती है, प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है। यह नेत्र के अग्र पृष्ठ पर पाई जाती है, जो पारदर्शी उभार बनाती है। मतलब क्या कि जो हमारी आंख में ऐसे उभार बना रहता है और ये पतली झिल्ली के समान एक संरचना होती है, जहाँ से प्रवेश क्या करता है, प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। और ये कैसी होती है, तो पारदर्शी उभार। मतलब इसमें ये क्या होती है, उभरी होती है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो लेंस होती है हमारे आंखों के अंदर, जो लेंस होती है वो कौन सी लेंस होती है, तो हमारे आंखों के अंदर जो लेंस होती है वो होती है उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसमें बोला है कि पारदर्शी उभार होती है। तो पारदर्शी मतलब कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं। एक चीज़ तो आपको पता होगा कि पारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं। और पारभासी हो गया, पारदर्शी हो गया। एक क्या होता है, अपारदर्शी। तो एक होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। अपारदर्शी होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। और पारभासी क्या होता है, जिसके आर पार तो देख सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं। ठीक है, वो क्या होता है, पारभासी। जैसे कि एक कागज हुआ, उसमें आप हल्का सा क्या लगा दीजिए, उसमें तेल लगा दीजिए। तेल जब लगा देते हैं तो उसके आर पर हमें क्या होता है, अच्छे से नहीं दिखाई देता है, तो वो हो जाएगा पारभासी। तो हमारी आंख में जो बाहरी झिल्ली होती है वो कैसी होती है, तो पारदर्शी होती है। उसी वही क्या कहलाती है, कॉर्निया। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, एक नंबर पर दिया कॉर्निया या स्वच्छमंडल, फिर परितारिका, पुतली, अभिनेत्र लेंस, फिर दृष्टिपटल, फिर दीप तंत्रिका और कक्षाप द्रव। ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमारी आँख की हमारे आँखों का भाग हो गया। ठीक है, अभी समझते हैं परितारिका क्या होती है। परितारिका क्या होती है, तो कर्निया के पीछे एक संरचना पाई जाती है। क्या होती है, कर्निया के पीछे। जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कर्निया अभी पढ़ा है। तो कर्निया क्या थी, तो उसी के जस्ट पीछे क्या होता है, तो एक संरचना पाई जाती है जो गहरी पेशीय डायफ्राम होती है। वो क्या होती है, पेशीय डायफ्राम होती है, जिसे परितारिका कहते हैं। तो हमारी कर्निया के पीछे एक संरचना पाई जाती है, यह क्या होती है, जो गहरी डायफ्राम की होती है, जिससे क्या कहते हैं, परितारिका। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग अपने आँखों में या तेज रोशनी या कम रोशनी जब जाती है हमारी आंखों में, तो क्या होता है, उसका साइज बढ़ता और घटता रहता है। ये किसके द्वारा होता है, तो परितारिका द्वारा। तो पुतली का साइज कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला दिया हुआ है क्या, पुतली। ठीक है, पुतली समझ लेते हैं। कह रहा है कि यह अभिनेत्र लेंस के आगे पाई जाती है। ये लेंस क्या होती है, अभिनेत्र लेंस, यानी कि जो हमारे आंखों में लेंस है उसके आगे पाई जाती है, जो अभिनेत्र लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये क्या करती है कि हमारे आंखों में कितना प्रकाश जाना चाहिए, इसका कंट्रोल कौन करेगा, तो पुतली। ठीक है, तो ये हमारे आंखों में तो जाने के लिए प्रकाश कौन परमिशन दे रहा है, तो कर्निया। लेकिन ये बताएगा कि हमारे आंखों में प्रकाश कितना जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो प्रकाश को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो पुतली। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला दिया हुआ है क्या,
अभिनेत्र लेंस क्या होता है, ठीक है। तो यह एक ऐसी लेंस है जो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनाती है, ठीक है। ये लेंस कैसी होती है, वह एक ऐसी लेंस जो क्या करती है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी पिक्चर वो कहाँ बनाती है, तो अब रेटिना पर। इसकी प्रकृति उत्तलीय होती है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे नेत्र होते हैं उसके लेंस कैसे होते हैं, तो उत्तलीय लेंस, तो जिसे पक्षाभी पेशियाँ व्यवस्थित रखती है। तो ये जो पक्षाभी पेशियाँ है वो क्या करती है, उसको व्यवस्थित रखती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि अभिनेत्र लेंस क्या होता है, कि एक ऐसा लेंस है जो वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, सदैव रेटिना पर बनाता है। इसकी प्रकृति उत्तलीय होती है, जिसे पक्षाभी पेशियाँ क्या करती है, व्यवस्थित रखती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या है, रेटिना यानी कि दृष्टिपटल। अभी पढ़ा था क्या होता है कि रेटिना पर हमारे आंखों का जो प्रतिबिंब बनता है वो किससे बनता है, तो रेटिना पर। अब रेटिना के बारे में समझ लेते हैं। तो क्या रहा, अभिनेत्र लेंस प्रकाश की किरण को एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली पर केंद्रित करता है जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसे क्या कहते हैं, रेटिना। तो ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, कि अभिनेत्र लेंस प्रकाश की किरण को एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली पर केंद्रित करता है जो प्रकाश का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, उसमें बनाता है। तो हमारी आंखों में जो हम लोगों ने जो वस्तु देखा उसका प्रतिबिंब बना किस पे, रेटिना पर। तो ये क्या होती है, एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला दिया हुआ है क्या, दिक्क तंत्रिका क्या होती है। तो दिक्क तंत्रिका के बारे में पढ़ते हैं। तो दिया हुआ रेटिना में कुछ अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका होती है। देखो रेटिना में बहुत अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका होती है जो प्रकाश के आने पर प्रदीप्त हो जाती है। प्रदीप्त मतलब उसके लाइट से क्या हो जाती है, जलने लगती है, प्रदीप्त हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करने लगती है। तो जैसे ही हमारे आंखों में क्या आती है, प्रकाश जाती है तो क्या हो जाती है, प्रदीप्त हो जाती है और विद्युत सिग्नल क्या करने लगती है, उत्पन्न करने लगती है। ये विद्युत सिग्नल दिक्क तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। तो ये क्या होता है कि जब दिक्क तंत्रिका क्या होती है, जब दिक्क तंत्रिका सिग्नल भेजने लगती है किसको, मस्तिष्क को, तो क्या होता है, मस्तिष्क इन सूचनाओं का अध्ययन करता है। मस्तिष्क क्या कर लेता है, जब उसके पास सूचना चला जाता है तो उसका अध्ययन करने लगता है, जिससे हम कोई वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देती है। तो ये क्या करती है, वो दिक्क तंत्रिका हमारे मस्तिष्क तक सूचनाओं को भेज देती है। हम वस्तु जैसा फिगर रहता है उसी, जैसे मान लो कि एक बॉक्स देखिए, तो ये क्या होता है, उसी तरीके से बॉक्स हमको दिखाई देगी जैसा कि बॉक्स है। तो ये किसकी वजह से हुआ, मतलब कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि मस्तिष्क तक सूचनाएं जो आंखों की सूचनाएं कौन लेके जाता है, तो दिक्क तंत्रिका, ठीक है। नेक्स्ट बात है, आगे दिया हुआ समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को वस्तु की दूरी के अनुरूप समायोजित कर लेता है ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। इसे अभिनेत्र लेंस का समायोजन क्षमता कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जब फोकस दूरी को क्या कर लेता है, उसके अनुरूप बदल लेता है। तो अभिनेत्र अपनी फोकस दूरी को वस्तु की दूरी के अनुरूप समायोजित करता है, मतलब क्या कि वो जितने दूरी पर है उसको क्या करता है, कंट्रोल में कर लेता है। तो ताकि प्रतिबिंब क्या बने, रेटिना पर। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमें अच्छे से कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ये जो समांजन क्षमता होती है, इसका यही काम होता है कि कोई वस्तु कहाँ रखी गई है, उसका फोकस दूरी कितना रखे ताकि हमें क्या हो, वस्तु अच्छे से दिखाई देने लगे, यानी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने लगे, तो रेटिना पर बनने लगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, समंजन क्षमता समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लेते हैं समंजन क्षमता के बारे में, कि अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को वस्तु की दूरी के अनुरूप समायोजित कर लेता है। वस्तु की दूरी जितनी होती है उसके अनुरूप क्या कर लेता है, समायोजित करता है। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बने। इसी को अभिनेत्र लेंस का समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगला दिया हुआ है कक्षाभ द्रव। तो अभी आप लोगों ने अभी पढ़ा हम लोगों ने कि अभिनेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, कक्षाभ द्रव। तो जो हमारे आंखों में पानी भरा होता है उसका क्या नाम होता है, तो कक्षाभ द्रव, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ समंजन क्षमता के बारे में दिया हुआ है कि अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को वस्तु के अनुरूप समायोजित कर लेते ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बने, उसे अभिनेत्र लेंस का समंजन क्षमता कहते हैं। इतना तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे देखते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती है। तो जो अभिनेत्र लेंस की होती है उसकी फोकस दूरी कितनी हो सकती है, तो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं। यदि हम छपी हुई पृष्ठ को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रख कर पड़े तो हम धुंधली दिखाई देंगे। मतलब क्या कि हमारे आंखों की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर। अगर इससे करीब ले, अगर आप 20 सेंटीमीटर में कोई वस्तु को देखेंगे तो वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगी, धुंधली दिखाई देगी। इसीलिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25। लेकिन अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम होती है क्या, कितना, अनंत तक हम अपनी किसी वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन करीब लाना है तो 25 सेंटीमीटर तक। तो न्यूनतम कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। अधिकतम कितनी हो जाएगी, तो अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे क्या है, मोतियाबिंद के बारे में पता है। तो आप लोग को पता है कि मोतियाबिंद क्या है, आंखों से संबंधित एक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है कि अधिक आयु वाले व्यक्ति के नेत्र का अभिनेत्र लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है। तो जब व्यक्ति अधिक आयु का हो जाता है तो उसके आंखों के लेंस पर एक दूधिया टाइप का क्या होता है, एक झिल्ली जैसा, परत जैसा पड़ जाता है, ठीक है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। तो अधिक आयु वाले व्यक्ति के नेत्र का अभिनेत्र लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। इस स्थिति में नेत्र दृष्टि कम भी हो सकता है। तो जब मोतियाबिंद होता है तो क्या होता है कि नेत्र दृष्टि कम हो जाता है, हमें अच्छे से कोई वस्तु
वस्तु दिखाई नहीं देता है, या फिर कोई किसी किसी का इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको कोई चीज़ दिखाई ही नहीं देता है। इसका उपचार हम शल्य चिकित्सा द्वारा अच्छे से कर सकते हैं। शल्य चिकित्सा मतलब क्या है कि मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन होता है हम उसके द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला दिया हुआ क्या, दीर्घ दृष्टि तथा उसका संशोधन, मतलब कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है और साथ में वो कैसे ठीक होगा, ये इसके बारे में पढ़ना है। तो दिया हुआ है क्या कि लेंस में अपवर्तन के कारण भी दोष उत्पन्न होता है। तो लेंस के अपवर्तन होता है, उसी कारण भी क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है, जिसका कारण लेंस द्वारा अपनी समंजन क्षमता को खो देना। तो अभी हम लोग बताया था कि अगर समंजन क्षमता ठीक से काम नहीं करेगा तो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर नहीं बनेगा, या तो आगे बन सकता है या पीछे बन सकता है। अगर सही ढंग से काम करेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। अगर रेटिना पे प्रतिबिंब बना तभी हम कोई वस्तु को अच्छे से देख पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमारे आंखों की जो समंजन क्षमता है वही क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इस स्थिति में कोई वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। अपवर्तन के कारण निम्न प्रकार के 3 दोष होते हैं। तो जब अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, 3 दोष हो जाते हैं। कौन कौन, तो एक निकट दृष्टि दोष हो जाता है, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष जिसको दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, अगला क्या है, जरा दृष्टि दोष। तो एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है और जरा दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे है। सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, तो निकट दृष्टि दोष के बारे में। इस दोष युक्त व्यक्ति, इस दोष युक्त व्यक्ति मतलब कि जो निकट दृष्टि दोष से प्रभावित होता है, जिसे निकट दृष्टि दोष हुआ होता है व्यक्ति को, उसको क्या होता है कि वस्तु को तो स्पष्ट देखो। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु वो व्यक्ति क्या कर लेगा, अच्छे से देख सकता है, लेकिन उसको दूर की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देगी। उल्टा ही हो जाता है। एक तरह से क्या कहें कि निकट दृष्टि दोष ऐसा लगता है सुनने में कि उसको निकट का दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन वही व्यक्ति को दूर की वस्तु रखी रहेगी तो उसको सही ढंग से दिखाई नहीं देगा। इसका कारण क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि इस दोष का प्रमुख कारण नेत्र गोलक का लंबा होना। जो हमारा नेत्र गोलक है वो कैसा हो जाता है, लंबा, अथवा इस दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बनता है। तभी बताया था कि रेटिना के पहले बने या बाद में बने, इसका मतलब अपने वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये जो गोलक होता है नेत्र गोलक, वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, तथा इस दोष का अभिनेत्र लेंस में क्या होता है, वक्रता भी अधिक हो जाती है और प्रतिबिंब क्या बनने लगता है, रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। तो इसके क्या उपाय है, ये कैसे ठीक होगा, तो इसके उपाय यही है कि उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है यदि हम इस दोष से ग्रसित हो तो उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस वाले ऐनक लगाकर यानी चश्मा लगाकर इससे मुक्त हो सकते हैं। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब को पुनः रेटिना पर बनाने लगता है। तो यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर कट क्या रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या दिया हुआ है, निकट, कौन सा दोष हुआ है आपको, निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो आप कौन सा लेंस लगाएंगे, तो अवतल लेंस। इसमें क्या होता है, तो इसमें निकट की वस्तु अच्छे से दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देगी। तो कैसे याद रहेगा कि आप देखिए 3 अक्षर का क्या है, निकट, 3 अक्षर का होगा तो इसका निवारण कितने अक्षर से करेंगे, तो 4 अक्षर से। अगर 2 अक्षर का आपको दोष हुआ है तो आप कितने अक्षर से निवारण करेंगे, तो 3 अक्षर से। मतलब क्या कि निकट अगर लिखने जाए, एक तरह से ट्रिक समझ लीजिए, निकट में कितने अक्षर है, तो 3 अक्षर। तो हम कौन सा लेंस लगाएंगे, तो अवतल लेंस, अवतल। तो ये कितने अक्षर के हो गए, तो 4 अक्षर के हो गए, तो 3, तो ये 4। और दूर होगा यानी दूर लिखे तो इसमें कितने अक्षर आएंगे, 2 अक्षर। तो इसका निवारण कितने अक्षर से करेंगे, 3 अक्षर से। तो ये हो जाएगा उत्तर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है क्या, दूर दृष्टि दोष में। तो उसी तरीके से ये भी है, इसमें क्या होता है कि जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ होता है उसमें उस व्यक्ति को दूर की वस्तु तो नजर आ जाती है लेकिन पास की वस्तु क्या होती है, नजर नहीं आती है। तो दूर की वस्तु नजर आ जाएगी और पास की वस्तु नजर नहीं आएगी। इसमें क्या हो जाता है, उसमें तो नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसमें नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण प्रतिबिंब पीछे बनने लगता है। दूर मतलब कि रेटिना से दूर जाएगा और निकट में क्या आता है, रेटिना के पहले आ जाएगा। मतलब रेटिना के पहले मतलब आप रेटिना के पास आ जाएगा और मतलब कि दूर चला, रेटिना के पहले ही बन जाएगा और दूर में रेटिना से और दूर चला जाएगा। इसका मतलब क्या कि रेटिना के पीछे बनेगा। उपाय यही है कि आपको दूर दृष्टि दोष हुआ है तो आप क्या करेंगे कि कौन सा लेंस लगाएंगे, तो 2 अक्षर है तो 3 अक्षर वाला लेंस लगाएंगे। मतलब कि दूर में कौन सा आप लगाएंगे, तो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो कह रहा है कि व्यक्ति की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र लेंस की क्षमता भी क्या होती है, घटती है। अधिकांश व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है और संशोधन चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तु को देखने में परेशानी होती है। अगर हम इसका चश्मा नहीं लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास की वस्तु अच्छे से हमें दिखाई नहीं देगी। वीडियो हमारी रुक गई थी तो चलिए यहाँ से फिर इसके कारण नेत्र जरा दृष्टि दोष पढ़ रहे थे कि यह दोष पक्षाभी, यह दोष कारण क्या था इसका, यह दोष पक्षाभी पेशियों के दुर्बल होने से, जो पक्षाभी पेशी आती है जो क्या करती है कि यही समंजन क्षमता को कंट्रोल करती है, यही क्या हो जाती है, दुर्बल होती है अथवा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी होती है। तो जो क्रिस्टलीय लेंस है वो भी क्या होता है, लचीलेपन में उसकी कमी आ जाती है। कभी कभी वृद्ध व्यक्ति के नेत्र में निकट तथा दूर दृष्टि दोष दोनों ही उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो क्या होता है, उसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही उत्पन्न होने लगता है।
तो फिर क्या होता है कि इस स्थिति में द्विफोकस लेंस, मतलब द्विफोकस मतलब कि दोनों ही फोकस के लेंस लगेंगे, यानी उत्तल भी आप में लगेगा और उत्तल अवतल भी लगेगा, क्योंकि आप में क्या हो गया, दोनों दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष भी हो गया और निकट दृष्टि दोष भी हो गया। तो आप में कौन सा लगेगा लेंस, तो द्विफोकस लेंस का उपयोग का दोष क्या रहता है, कह रहा है द्विफोकसी लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, प्रिज्म। तो ये जितने भी नेत्र से संबंधित बातें थी वो सारी हम लोगों ने इस वीडियो में कर लिया है। अब जो प्रिज्म के बारे में है, फिर आपके बारे में यहाँ पे देखिए तो प्रिज्म कोण, विचलन कोण, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको यहाँ तक आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।